हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिलेबस डिस्कशन की वीडियो देख चुके होंगे। उनको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ना है, उसका आज हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक घर बनाना है और उस घर के अंदर केवल आपको एक या फिर 2 कमरे ही बनाने हैं। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, बाहर जाते हैं और कुछ डेली वर्कर को लेके आते हैं और बता देते हैं कि हमें एक कमरा बनाना है, और वो डायरेक्टली उस कमरे को आपको बना के दे देता है। लेकिन यदि आपको कोई एक बिल्डिंग बनानी है, क्या करना है, आपको कोई एक बिल्डिंग बनानी है, क्या आप उस बिल्डिंग को बनाने के लिए बाहर से जाके किसी भी डेली वर्कर को ले आते हैं और डायरेक्ट अपनी साइट पर काम करवाना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि आपको डेली साइट पर जाना होगा और चेक करना होगा कि आपका काम प्रॉपर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। हो सकता है कि जो वो डिजाइन आपको बना के दें वो आपको पसंद ना आए। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिविल इंजीनियर से कॉन्टेक्ट करते हैं और बताते हैं कि हमें यहाँ पर क्या है, एक बिल्डिंग बनवानी है। इस बिल्डिंग के अंदर क्या है, हमें इतने फ्लैट चाहिए, जीना हमारा यहाँ पर होना चाहिए, किचन हमारे यहाँ पर होना चाहिए, हम उसको सब कुछ बता देते हैं। फिर इंजीनियर क्या करता है, हमारी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद क्या करता है, कुछ अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल, कुछ मेथड और प्रोसीजर का यूज करके वो आपके लिए एक डिजाइन आपको तैयार करके देता है। यदि आप उस डिजाइन से क्या है, सेटिस्फाइड रहते हैं, तो आपकी बिल्डिंग को फिर वो आपको तैयार करके दे देता है। तो इससे क्या फायदा हुआ, हमें बार बार अपनी साइट पर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपके सिविल इंजीनियर की है, क्योंकि आपको तो उसने नक्शा बना के दे दिया है। आपको तो क्या है, आपको अपने नक्शे के बेस पर आपको अपनी बिल्डिंग चाहिए। तो क्या हुआ, आपका यहाँ पर टाइम सेव हो गया। हो सकता है यदि आप डेली वर्कर को काम देते, हो सकता है वहां पर वो वेस्टेज ज्यादा करते, ठीक है, यानी कि सामानों को ठीक से नहीं लगाते। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन गई है, आपकी सिविल इंजीनियर की बन गई। यहाँ पर क्या है, वो आपकी मनी को भी सेव करके देगा। जो बिल्डिंग यदि आपके डेली वर्कर बना के देते, हो सकता है वो बिल्डिंग आपको पसंद नहीं आती, अच्छी नहीं लगती। लेकिन यदि आपने आपने क्या किया, आपने सिविल इंजीनियर को हायर किया, तो वो क्या करेगा, एक आपको क्वालिटी यानी कि एक अच्छे लेवल की क्या है, आपको बिल्डिंग वहां पर तैयार करके देगा। इसी प्रकार से बात करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। यदि हमें कोई छोटा सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम उसे इजीली डेवलप कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन यदि हम किसी भी लार्ज प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम उस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज करेंगे। वहां पर जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, वो जो आपका पूरा सॉफ्टवेयर है क्या करेगा, उसे कुछ सब मॉड्यूल्स के अंदर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। और इस सब मॉड्यूल्स को क्या है, वो पर्टिकुलरली क्या करेगा, उसको सेटअप करेगा, ठीक है। जब सारे मॉड्यूल तैयार हो जाएंगे फिर आपका फाइनल डिजाइन दिखाएगा कि आपका फाइनल डिजाइन यदि कस्टमर को पसंद आ जाता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर लेगा। जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा वो क्या करेगा, फिर से आपके वही साइंटिफिक प्रिंसिपल, कुछ मेथड, कुछ प्रोसीजर आपको यूज करेगा, जिससे क्या करेगा, वो आपको एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करके देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़नी है। क्यों पढ़नी है कि यदि कभी भी आप अपना किसी लार्ज प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं तो वो प्रोजेक्ट आप कैसा चाहते हैं, आपका क्वालिटी प्रोजेक्ट हो, वहां पर आपका टाइम और मनी दोनों सेव हो, ठीक है, उसे आसानी से मेजर किया जा सके, उसके रिजल्ट को, उसमें रिस्क कम हो। यदि आप इन सबको अच्छा चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो बेसिकली 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है, आपका सॉफ्टवेयर, और दूसरा क्या है, आपका इंजीनियरिंग। अब सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर को हम समझ सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्या रहता है, आपका प्रोग्राम प्रोग्राम प्लस उसकी डॉक्यूमेंटेशन, प्लस उसकी क्या रहता है, डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि सॉफ्टवेयर आप किसे कह सकते हैं, जो आपने प्रोग्राम लिखे हैं यदि आप उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर दें तो वो क्या कहलाता है, आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो सॉफ्टवेयर क्या रहता है, सॉफ्टवेयर आपका एक सेट रहता है, किसका, आपके इंस्ट्रक्शन का, प्रोग्राम का एंड डाटा का, जो आपके कंप्यूटर को बताता है हाउ टू ऑपरेट एंड परफॉर्म अ टास्क, यानी कि कैसे इसे ऑपरेट करना है और अपने काम को किस प्रकार से करना है, ये आपको कौन बताता है, आपको सॉफ्टवेयर बताता है। यानी कि आपका सॉफ्टवेयर क्या है, आपका सॉफ्टवेयर क्या रहता है, सेट्स रहता है, किसका, आपके इंस्ट्रक्शन का और आपके प्रोग्राम का
और डाटा का, जो आपके कंप्यूटर को बताता है कि आपको किसी भी स्पेसिफिक टास्क को किस प्रकार से परफॉर्म करना है और उसे कैसे ऑपरेट करना है। हिंदी में लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और डेटा क्या है, ये आपका एक कलेक्शन है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे कैसे काम करना है, कि जो आप कंप्यूटर को किस प्रकार से काम करना है और कार्य को कैसे ऑपरेट करना है, ये कौन बताता है, आपका सॉफ्टवेयर बताता है। अब इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग क्या होता है, एक आपका ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को जब बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल और अपने मेथड्स और प्रोसीजर का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, आप अपने क्वालिटी प्रोडक्ट को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट द डेवलपिंग ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है, आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग के अंदर क्या बताया जाता है कि आपको किसी भी एक प्रोडक्ट को क्या करना है, डेवलप करना है, किसके थ्रू, यूजिंग वेल डिफाइंड एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड मेथड्स। यानी कि वो जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसे क्या करेंगे, आप अपना वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल और मेथड का यूज करके करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल और मेथड का उपयोग करके आपको प्रोडक्ट का विकास करना। तो आपको समझ में आ गया हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, पहला क्या है आपका सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या है इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर क्या रहता है, आपका कलेक्शन रहता है या फिर सेट रहता है, किसका, आपका इंस्ट्रक्शन का, कमांड का और प्रोग्राम का, ठीक है, और डेटा का, जिसके थ्रू क्या करता है, वो आपके कंप्यूटर को बताता है कि टास्क को कैसे काम करना है और उसे किस प्रकार से ऑपरेट करना है। इंजीनियरिंग क्या है, आपका इंजीनियरिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे, किसके थ्रू, और उसमें आप यूज करेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल, मेथड एंड प्रिंसिपल का यूज करके क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को वहां पर डेवलप करते हैं। अब प्रॉपर बात की जाएगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, यानी कि डिजाइन करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके मेंटेन करने क्या है आपकी एक प्रक्रिया है, यानी कि क्या है, एक प्रोसेस है। क्या याद रखेंगे आप, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और मेंटेन करते हैं। क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डिजाइन करना, उसको डेवलप करना और टेस्ट और मेंटेनिंग करने क्या है, ये आपकी प्रक्रिया है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नीड, यानी कि आपको नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नीड क्यों है। वैसे तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बता चुका हूं, फिर भी एक बार सारे पॉइंट आपको एक बार फिर से क्लियर करा देता हूं। सबसे पहला क्या है, इंश्योर क्वालिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि जब भी आप किसी बड़े प्रोजेक्ट यानी कि बड़े सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे, यदि आप क्या है उसकी क्वालिटी को अच्छा चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट को यूज करेंगे। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप क्या करेंगे, जब भी आप अपने सॉफ्टवेयर को बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसे आप डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और प्रत्येक मॉड्यूल की वहां पर टेस्टिंग की जाएगी और उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, अब जो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा वो कब होगा और क्यों होगा, क्योंकि जो आपका क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्योंकि जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल, मेथड एंड प्रोसीजर का यूज करेगा, जिससे क्या फायदा होगा, आपको प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, एकदम क्वालिटी वाला आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा। दूसरा क्या है, मेक अपडेट इजीली, जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर यदि आप कंसेप्ट यूज करेंगे तो जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको डिफरेंट मॉड्यूल के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा, जिससे क्या है, आप जिस भी मॉड्यूल्स के अंदर चेंज करना चाहते हैं आप उस मॉड्यूल के अंदर जाकर आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सपोर्ट टीम वर्क, ऐसा तो है नहीं कि आप जो आपका लार्जर प्रोजेक्ट है यानी कि जो आपका लार्ज सॉफ्टवेयर है आप उसे अकेले ही मैनेज कर लेंगे, नहीं, आपकी डेवलपमेंट वाली टीम अलग होगी, टेस्टिंग वाली अलग होगी, डिजाइनिंग वाली अलग होगी, ये सब क्या होंगी, वहां पर अलग अलग टीम्स होंगी। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सपोर्ट करता है किसको, आपको टीम वर्क को। ऐसा नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर को क्या है कोई आप अकेले ही डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि मान लो आपने यूजर की, सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम यूजर की रिक्वायरमेंट लेते हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद चेक करते हैं क्या इस प्रोजेक्ट को डिजाइन कर सकता है, यदि डिजाइन कर सकता है उसको डिजाइन करते हैं, तो डिजाइनिंग की टीम अलग होगी। अब डिजाइन तो हो गया, उसको डेवलप भी करना होगा तो डेवलपमेंट टीम अलग होगी। अब डेवलपमेंट के अंदर हो सकता है एक टीम आपने बैठा रखी हो कोडिंग के लिए, एक टीम आपने बैठा रखी हो अपडेट वगैरह करने के लिए। जब डेवलपमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपने एक टीम अलग से बना रखी होगी, किसके लिए, आपने टेस्टिंग के लिए बना रखी होगी। तो इस प्रकार से आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सपोर्ट करता है किसको, आपके टीम वर्क को। सेव टाइम एंड मनी,
जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है आपके टाइम को भी और आपकी मनी को भी बचाता है। कैसे? यदि आप इसी काम को क्या है डायरेक्टली करेंगे तो हो सकता है कि आप कोड को लिखते चले जाएं, आपको पता नहीं लगे कि आपको 1 महीने में कंप्लीट करना था, फिर 2 महीने में कंप्लीट करना था। लेकिन यदि आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज करेंगे, तो आपको पता है कि आपको टेस्टिंग इतने दिन के अंदर कर लेनी है, डेवलपमेंट वाला पार्ट इतने दिन में करना, डिजाइनिंग आपको इतने दिन में करके, यहाँ पर क्या है आपका टाइम बचेगा। मनी हो सकता है जो आपने प्रोडक्ट बनाया हो, यानी कि आपने बगैर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट का यूज करके आपने सॉफ्टवेयर बनाया हो, और जब सॉफ्टवेयर को आप क्या करेंगे, आप अपने यूजर को डिलीवर करेंगे, हो सकता है उस यूजर को आपका सॉफ्टवेयर पसंद ही ना आए। यदि आपका सॉफ्टवेयर पसंद ही नहीं आया तो आपका क्या हो गया, आपका टाइम और मनी दोनों क्या हो गए, वेस्ट हो गए। तो यदि आपको टाइम और मनी को क्या करना है, सेव करना है, तो आप कंसेप्ट यूज करेंगे किसका, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। समझ में आ गया? इसके बाद फॉलो रूल्स एंड स्टैंडर्ड। जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इसमें आपके सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स एंड रूल का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट को या फिर सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। वो प्रोडक्ट हमारा कैसा रहता है, हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट रहता है। इसके बाद क्या है, रिड्यूस रिस्क। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट का यूज करके क्या कर सकते हैं, हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पीछे अभी बताया कि यदि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंसेप्ट यूज नहीं किया है और आपने डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट को बना लिया है, और जब प्रोजेक्ट आपने बना लिया यानी कि आपने सॉफ्टवेयर अपना डेवलप कर लिया है और आपने जाके यूजर को डिलीवर कर दिया, ना तो उसकी आपने टेस्टिंग की, ना जो आपने डिजाइन था बना के पहले आपने यूजर को दिखाया, आपने डायरेक्टली उससे पूछ लिया एक बार क्या बनाना है और डायरेक्टली आपने उसे बनाया और जाके उसे डिलीवर कर दिया। अब हो सकता है जो आपका यूजर है ना तो उसे आपका डिजाइन पसंद आ रहा हो, वो कहता हो कि आपने जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया मुझे उसका मेन्यू बार कहीं और चाहिए था, ठीक है, या उसके टाइटल बार मुझे कहीं और चाहिए था। तो क्योंकि आपने क्या है पहले ना तो उससे पूछा है, यदि आप यूजर से एक बार पूछ लेते कि आपको इसके अंदर कितने टैब बार चाहिए बता लेते, आपको मेन्यू बार के अंदर क्या चाहिए, ठीक है, होम पेज में आपको क्या चाहिए, यदि आप सारी रिक्वायरमेंट्स पहले एनालाइज कर लेते तो आप क्या बनाते, एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते। उससे क्या होता, आपका रिस्क भी कम होता। अब जब जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है वो आपके यूजर को समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर क्या आपका लेगा, नहीं लेगा, तो क्या होगा, वहां पर आपके रिस्क बढ़ जाएंगे। इसका मतलब आपका टाइम और मनी वहां पर दोनों बिल्कुल क्या हो गया, वेस्ट हो गया, यानी कि सॉफ्टवेयर में क्या है आपका रिस्क क्या है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। और दूसरा क्या है कि मान लीजिए आपका जो आपने पूरा सॉफ्टवेयर बनाया है आपने उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपने नहीं की है, तो हो सकता है आपका कोई भी मॉड्यूल हो सकता है वहां पर प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली दोबारा से क्या करना होगा, सारे जितने कोडिंग आपका पार्ट है आपको चेक करना होगा। लेकिन यदि आपने क्या है अपने सॉफ्टवेयर क्या है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि ये जो एरर आई है किस मॉड्यूल के अंदर आई है और इस एरर को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर आप प्रत्येक मॉड्यूल क्या है आप स्पेशल टीम वहां पर बैठाते हैं। तो आपको नीड समझ में आ गई होगी कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ना है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट। जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने जाएंगे सबसे पहले सॉफ्टवेयर को के ऊपर काम करने से पहले आप क्या करेंगे, अपना जो भी आपका ये यूजर है, जो भी आपका यूजर है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस यूजर की आप रिक्वायरमेंट्स को पूछेंगे कि आपको सॉफ्टवेयर बनवाना है, ठीक है, लेकिन आप अपने सॉफ्टवेयर में किस प्रकार की रिक्वायरमेंट्स यानी कि आपके अंदर जो उसके अंदर होम पेज में क्या होगा, आपके मेन्यू बार के अंदर क्या होगा, सपोज कीजिए कोई एजुकेशन है तो इसी एजुकेशन में आप कौन कौन से आपके कोर्सेज होंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने यूजर की रिक्वायरमेंट को क्या करना है, पता करना है। तो ये क्या है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट है। जब आपने यूजर की रिक्वायरमेंट पता कर लिए तो आप क्या करेंगे, उन रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो ये क्या है आपका सेकंड कंपोनेंट है, किसका, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। यानी कि जो यूजर ने रिक्वायरमेंट करा बताई है उसके बेस पे जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा सारी रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, एनालाइज करेगा और चेक करेगा क्या इसके बिहाफ पर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सकता है। यानी कि यूजर कहता है कि यदि 10 दिन के अंदर मुझे अपना सॉफ्टवेयर चाहिए, तो जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पर चेक करेगा क्या 10 दिन के अंदर इस सॉफ्टवेयर को बनाया जा सकता है जैसे कि यूजर की रिक्वायरमेंट है। यदि रिक्वायरमेंट के बेस पे आपके सॉफ्टवेयर को बनाया जा सकता है तो जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा वो क्या करेगा, आपके सॉफ्टवेयर क्या करेगा, डिजाइन करेगा। यानी कि डिजाइनिंग क्या है, आपका थर्ड कंपोनेंट है, किसका, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
यहाँ पर जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उनके बेस पर जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसने उसको एनालाइज किया होगा, उस पर बेस पर क्या करेगा, वो उस सॉफ्टवेयर का डिजाइन बनाएगा, यानी कि एक बेसिकली आपको वैसे डिजाइन बना के दिखा देगा कि आपका प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जब आपका जो डिजाइनिंग है कस्टमर को पहले चेक कराई जाएगी, कस्टमर यदि आपके डिजाइन से सेटिस्फाइड है और कह देता है कि हाँ आप अब इस सॉफ्टवेयर क्या है डेवलप कर सकते हो, तो हम क्या करेंगे, फिर अपने सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। यानी कि डेवलपमेंट क्या है, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फोर्थ कंपोनेंट है। जो डेवलपमेंट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं, यदि कुछ भी अपडेट है तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम अपडेटिंग भी करते हैं। ठीक है, यानी कि जो आप सॉफ्टवेयर था यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसको डेवलप करेंगे। डेवलप वाले पार्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसकी कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद हम एक बार यूजर को चेक करा देते हैं कि यदि ठीक है, यानी कि जो उसका मेन्यू वगैरह थे सब कुछ उसको पसंद आ रहे तो ठीक है। यदि कुछ मॉडिफिकेशन चाहता है कि यदि नहीं मुझे लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, टॉप पे चाहिए, फिर बॉटम में चाहिए, उसके बेस पे हम उसको क्या है यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं। अब क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप भी हो गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने एक बार सॉफ्टवेयर बना लिया यानी कि अपनी कंप्लीट कोडिंग कंप्लीट कर लिया, जाके डायरेक्टली क्या है अपने यूजर को दे देंगे। नहीं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सॉफ्टवेयर बनाया है हम क्या करेंगे, उसके लिए टेस्ट करेंगे, यानी कि टेस्टिंग करेंगे। अब आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग, मैंने आपको बताई थी जो आपको पढ़नी होंगी। कौन कौन सी, कुछ स्पेशल मैं आपको बता देता हूं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसके बाद ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इस प्रकार जितनी टेस्टिंग आपके सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट होंगी आप सभी टेस्टिंग को अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे क्या आपका सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है वो यूजर की रिक्वायरमेंट के बेस पर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या फिर नहीं। यदि यूजर की रिक्वायरमेंट के बेस पर आपका सॉफ्टवेयर ठीक से मतलब रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी कि जैसे यूजर चाहता था उस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, तो आप क्या कर देंगे, उसको डिलीवर कर देंगे, और अदरवाइज क्या करेंगे, उसको फिर से मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछता है एग्जाम से में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो कौन कौन से, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट पूछनी है यूजर की, उसके बाद उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद क्या करेंगे, आप उनको डिजाइन करेंगे। जब आप उनको डिजाइन कर लेंगे, आपको आपने आपका प्रोजेक्ट जो है उसका एक डेमो बना लिया है, यदि वो यूजर को आपके पसंद आया था, फिर क्या करेंगे, आप उसका डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट के अंदर आपको कोडिंग और अपडेटिंग वाला पार्ट रहेगा। अब आपने प्रोजेक्ट की अपने पूरे कोडिंग कर लिया, क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। डिफरेंट टाइप के आपके पास टेस्टिंग है, जैसे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, डिफरेंट टाइप की आपकी टेस्टिंग है। आपके सॉफ्टवेयर के बेस पे जो टेस्टिंग होगी आप उसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, और यदि सब कुछ ठीक है तो उसको मेंटेनेंस के थ्रू पर यूजर को अपने प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंपोनेंट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो जो आपके सिस्टम्स हैं हम उनको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला है ये क्या है आपका टाइप्स के बेस पर, किसके ऊपर है, आपके टाइप्स के बेस पर। जो आपके सिस्टम में दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो आपका ओपन सिस्टम हो सकता है या फिर आपका क्लोज सिस्टम हो सकता है। बात की जाए यदि नेचर, नेचर के बेस पर भी आप अपने सिस्टम को दो कैटेगरी में रख सकते हैं, या फिर स्टैटिक नेचर होगा या फिर उसका डायनेमिक नेचर होगा। अब देखते हैं जो टाइप्स के बेस पे आपका ओपन सिस्टम है वो क्या है। ठीक है, बात करते हैं किसकी, अपने ओपन सिस्टम की। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो अपने एनवायरमेंट के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ओपन सिस्टम कौन से हैं, ओपन सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जो अपने एनवायरमेंट के साथ क्या है, इंटरेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, जो आपके ओपन सिस्टम होते हैं वो आपका जो इनपुट है वो भी आउटसाइड से रिसीव करते हैं, और जो आपका आउटपुट है प्रोसेसिंग के बाद जो आपका आउटपुट है वो भी आपको कहां पर डिलीवर करते हैं, वो आपको आउटसाइड पर ही डिलीवर करते हैं। तो ये क्या है, एक ओपन सिस्टम वह होता है जो अपने एनवायरमेंट के साथ अंतःक्रिया करता है, यानी क्या है, उससे इंटरेक्शन करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यह बाहर से इनपुट प्राप्त करता है। मैंने आपको बताया जो आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट होगा वहां से आपके इनपुट को प्राप्त करेगा और बाहरी आउटपुट को आप देता है। जैसे ही आपकी प्रोसेसिंग होगी इनपुट की, उसके बाद जो आपको आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो भी कहां पर जाएगा, आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट के पास जाएगा। आपको समझ में आ गया कि आपको ओपन सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम वे सिस्टम जो अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो आपका वो इनपुट और आउटपुट कहां पर रखते हैं, आपके इनपुट भी कहां से लेंगे, आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट से लेंगे। जो आपका आउटपुट होगा उसको ही फाइनली प्रोड्यूस करके कहां पर देंगे, आपके एक्सटर्नल आउटपुट जो होगा आपका कहां पर प्रोवाइड कर देंगे, वो आपको आउटसाइड ऑफ द। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे क्या है आपका
लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स। आप एक प्लांट का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक जीवित जीव, जैसे कि एक पौधा, ठीक है, पौधा। यह यदि आपसे बात की जाए कि जो आपका पेड़ पौधे होते हैं वो जो सूर्य का प्रकाश है वो कहाँ से लेते हैं, बाहर से लेते हैं, ठीक है। पानी और पोषक तत्व ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थ छोड़ता है। तो इसको यदि आपको एग्जांपल नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे आपके पेड़ पौधे हैं, तो जो वो आपका सूर्य का प्रकाश है वो भी आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जो आपका पानी है, ऐसा तो नहीं पेड़ पौधे के अंदर खुद ही संचित रहता है, नहीं, वो आपका जो पानी है और जो उसके पोषण तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स है वो भी क्या है, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि ये तो क्या हो गए, उसके इनपुट हो गए, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को भी एक्सेप्ट करता है, पानी को भी एक्सेप्ट करता है और जो आपके पोषक तत्व उनको भी एक्सेप्ट करता है। कहाँ से करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से करता है। अब ये क्या करता है, उसको आउटपुट को प्रोड्यूस करता है, यानी कि आउटपुट में आपको क्या मिलता है, आपको ऑक्सीजन मिलती है और कुछ अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं। ये भी आपके कहां पर छोड़ दिए जाते हैं, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में छोड़ दिए जाते हैं। आपको पता होगा जो पेड़ पौधे रहते हैं क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं और क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे उसके पेड़ के पत्ते जो खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, उनको छोड़ के, ऐसे तो है नहीं वो उसके पेड़ अपने अंदर रख लेता है, नहीं, वो क्या है, हवा जैसे चलती है टूट के वो बाहर की तरफ बिखर जाते हैं, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल है, आप बता सकते हैं ओपन सिस्टम के अंदर। बस याद रखना कि आपके ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जो आपका इनपुट भी एक्सेप्ट करेंगे कहां से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है, और जो आपका आउटपुट भी देंगे आपको कहां देंगे, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप एक पेड़ का एग्जांपल यहां पर दे सकते हैं। अब इसके एडवांटेज की बात करें, सबसे पहला एडवांटेज क्या है इसका, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब क्या है कि जो आपका ओपन सिस्टम है ये आपका इनपुट कहां से एक्सेप्ट करता है, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब यदि एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है तो ये उसके बेस पर क्या है, आपके आउटपुट में चेंज करके दे देगा। यानी कि बदलती परिस्थितियों या फिर पर्यावरण से प्राप्त सूचना के अनुसार एडजस्ट व अडेप्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर कोई चेंज होगा, उसके अनुसार क्या है, ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है और अडेप्ट कर सकता है कोई भी इसके अंदर चेंजेस को, ठीक है। सेकंड एडवांटेज क्या है आपका, इनोवेशन। सेकंड क्या है आपका, इनोवेशन। इनोवेशन से मतलब क्या है कि ये जो आपका ओपन सिस्टम है सब कुछ, यानी कि जितने भी आपके इनपुट से कहां से एक्सेप्ट करेंगे, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सेप्ट करेंगे। तो जब आप यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए मिलेंगे तो आपको क्या होंगे, वहां पर डिफरेंट आइडियाज आएंगे, कुछ डिफरेंट इनोवेशन आएंगे, जिसके थ्रू क्या है आप नया डेवलप कर सकते हैं। इंटरेक्शन विद एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, यदि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, कैन लीड टू न्यू आइडियाज एंड इनोवेशन, जिसके थ्रू ये हमारे क्या करते हैं, जिसके थ्रू हमारे माइंड में क्या आते हैं, कुछ नए आइडियाज एंड इनोवेशन आते हैं। डायनेमिक क्या है, ये ऑफन मोर डायनेमिक एंड रिस्पॉन्सिव टू द एक्सटर्नल चेंजेस। ये क्या है, हमारे एक्सटर्नल चेंजेस के थ्रू क्या है, ये काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव और डायनेमिक होता है। कौन, आपके ओपन सिस्टम। दूसरा अब बात करते हैं पॉइंट इसके अंदर क्या है, डिसएडवांटेज, कि आपका ओपन सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है इसका, कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि ये इनपुट जो है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सेप्ट करता है, जिससे क्या है बार बार उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। यानी कि द कांस्टेंट इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट क्या है कि आप एनवायरनमेंट के साथ क्या है कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करते रहते हैं, जिसके कारण से क्या है जो आपका ओपन सिस्टम है वो क्या है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और उनका मैनेज करना क्या है काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। हिंदी में क्या लिखा, पर्यावरण के साथ निरंतर अंतःक्रिया ओपन सिस्टम को जटिल बना सकती है। यानी कि वो बार बार क्या है उसे इंटरेक्शन करते रहेंगे तो आपका सिस्टम कैसे बन सकता है, जटिल, यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स बन सकता है तथा उन्हें कंट्रोल करना भी क्या है काफी कठिन बन जाता है। बात करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके अंदर, नेक्स्ट टाइप जो है आपका इसके ऊपर टाइप्स के बेस पर क्या है आपका क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या है आइसोलेटेड रहते हैं। यानी कि वे सिस्टम जो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ क्या है इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वे सिस्टम क्या कहलाते हैं, आपके क्लोज सिस्टम कहलाते हैं। A closed system is one that is isolated from its environment। यानी कि वे सिस्टम जो क्या है आइसोलेटेड रहते हैं किससे, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। वे सिस्टम क्या कहलाते हैं, अपने क्लोज सिस्टम कहलाते हैं। एंड डज नॉट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, वो कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं करते हैं, और मटेरियल विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन या फिर मटेरियल को वहां पर चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, अ सील्ड जार ऑफ गैस। आपने सभी के घरों में क्या होगा, गैस सिलेंडर तो होगा ही। जो गैस सिलेंडर रहता है उसके अंदर क्या है गैस भरी जाती है, क्या वो गैस आपके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करती है,
नहीं कर, यदि वो बाहर से इंटेक्ट करेगी तो जैसे आपको कहीं पर भी कोई ज्वलनशील पदार्थ जलाया जाएगा तो क्या कर लेगी, वो उसको आग को पकड़ लेगी। तो इसलिए क्या है, जो आपका गैस सिलेंडर उसके अंदर क्या है, गैस क्या रहती है, आपकी सील्डेड रहती है, यानी कि उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी मतलब नहीं होता। वो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, आप अपने क्लोज सिस्टम का। ठीक है, अ सील्डेड जार ऑफ गैस, द गैस इनसाइड डज नॉट इंटरेक्ट विद एनीथिंग आउटसाइड द जार, यानी कि जो आपकी गैस रहती है वो इंटरेक्ट नहीं करती है किसी भी चीज से आउटसाइड द जार, यानी कि जो जार के आउटसाइड के बाहर का जो एनवायरनमेंट रहता है वो किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करती है जो गैस आपके जार के अंदर रहती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका गैस सिलेंडर है उसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो अपने बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट नहीं करती है। तो आपको एग्जाम्पल अब समझ में आ गया होगा कि आपका ओपन सिस्टम क्या है और क्लोज सिस्टम क्या है। फिर से, आपके ओपन सिस्टम क्या होते हैं, वो सिस्टम होते हैं जो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो इनपुट भी एक्सेप्ट करते हैं कहां से, अपने आउटर ऑफ द वर्ल्ड से। ठीक है, यानी कि आउटर एनवायरनमेंट से, और आउटपुट भी आपको कहां पर प्रोवाइड कराते हैं, आपके आउटर एनवायरनमेंट। लेकिन जो आपके क्लोज सिस्टम है वो आपके जो एनवायरनमेंट है उससे क्या है, आइसोलेटेड रहते हैं, यानी कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं और वो अपने आउटर वर्ल्ड के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी अपना मटेरियल वहां पर चेंज नहीं करते हैं। आपको ओपन और क्लोज सिस्टम टाइप्स के बेस पे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेचर के बेस पे जो आपके सिस्टम्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, कौन सा, स्टैटिक्स एंड डायनामिक। देखते हैं स्टैटिक सिस्टम, इसके एडवांटेज देख लेते हैं पहले। चलिए, आपके जो क्लोज सिस्टम है उसके एडवांटेज, सबसे पहले क्या होगा, प्रिडिक्टिबिलिटी। क्या है इसमें कि जो आपके क्लोज सिस्टम होते हैं वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो उसके आउटपुट को प्रिडिक्ट करना आसान होता है। क्या है, बिहेवियर ऑफ क्लोज सिस्टम इज मोर प्रिडिक्टेबल ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। क्या है कि आपके अब्सेंस रहते हैं किसके, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, जिसके थ्रू क्या है आप अपने आउटपुट को आसानी से क्या है या फिर उसके बिहेवियर क्या है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सिंपलर मैनेजमेंट, इसको ये जो क्लोज सिस्टम है आपके आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं। क्यों मैनेज किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका एक्सटर्नल वेरिएबल नहीं होता है जो वहां पर कोई भी आपका इफेक्ट क्रिएट कर सके। इजियर टू मॉनिटर एंड मैनेज, यानी कि इनको मैनेज करना और मॉनिटर करना काफी ज्यादा आसान होता है। एज देयर इज नो एक्सटर्नल वेरिएबल, यहाँ पर कोई भी आपका एक्सटर्नल वेरिएबल नहीं होता है जो क्या कर सके, अफेक्टिंग द सिस्टम, जो आपके सिस्टम को क्या कर सके, अफेक्ट कर सके। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है आपका, लिमिटेड एडेप्टेबिलिटी। इसके अंदर क्या है, आपकी लिमिटेड एडेप्टेबिलिटी रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि ये अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है तो यहाँ पर जो सिस्टम के पास आपके पास इंटरनली फंक्शनलिटी रहती है केवल उसी के ऊपर वर्किंग चलती है। क्लोज सिस्टम कैन नॉट बी अडेप्ट और चेंज, यानी कि यहाँ पर कोई भी ये अपने चेंज को अडेप्ट नहीं करता है क्योंकि ये अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। इन द एनवायरनमेंट एब्सेंस बिकॉज दे डू नॉट इंटरेक्ट विद इट, क्योंकि वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। लिमिटेड अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है, आप एक बार दोबारा समझ लीजिए कि क्लोज सिस्टम जो है आप अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या है इंटरेक्ट नहीं करते हैं, जिस कारण से क्या है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो पाते हैं। अब स्टैटिक सिस्टम्स किन्हें कहते हैं, ठीक है ना। स्टैटिक सिस्टम्स ये क्या है, हमने सिस्टम्स को मैंने आपको बताया दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप्स के बेस पर, दूसरा क्या है नेचर के बेस पर। टाइप्स के बेस पर हम देख सके कौन कौन सा आपका ओपन एंड क्लोज। अब देखेंगे नेचर के बेस पर, तो पहला क्या है आपका स्टैटिक सिस्टम। तो स्टैटिक सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टैटिक सिस्टम वे सिस्टम रहते हैं, स्टैटिक सिस्टम मींस आपको पता है क्या है, फिक्स, यानी कि जिनकी वैल्यू को बार बार चेंज ना किया जा सके। वे सिस्टम क्या है, आपके स्टैटिक सिस्टम है। और जो आपके स्टैटिक सिस्टम है उसका जो आपका आउटपुट है वो केवल आपके करंट इनपुट पर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, केवल आपके करंट इनपुट पर डिपेंड करता है। पास्ट में आपका क्या इनपुट था और उसके बेस पे क्या आउटपुट आया था, यहाँ पर उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो आपको याद रखना है जो आपके स्टैटिक सिस्टम होते हैं वो सिस्टम होते हैं जिनका आउटपुट जो है डिपेंड करता है केवल किसके ऊपर, आपके करंट इनपुट के ऊपर, ठीक है। और जो आपके स्टैटिक सिस्टम होते हैं वो फिजिकली रिलायबल रहते हैं, ठीक है। कैसे रहते हैं, आपके फिजिकली रिलायबल रहते हैं। स्टैटिक सिस्टम आर दो सिस्टम हुज आउटपुट डिपेंड्स, यानी कि उनका आउटपुट डिपेंड करता है अपॉन ओनली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट, यानी कि आपके प्रेजेंट इनपुट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। पास्ट में क्या वैल्यू है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दे आर फिजिकली रिलायबल सिस्टम, मैंने आपको बताया ये कैसे रहते हैं, आपके फिजिकली रिलायबल सिस्टम रहते हैं। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी वी कैन से दैट स्टैटिक मींस फिक्स। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर हम कह सकते हैं स्टैटिक का मतलब क्या रहता है, आपका फिक्स। जो मैंने बताया फिक्स, इसका मतलब क्या है, उसको वहां पर चेंज नहीं किया जा सकता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए आपने एक
कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना रखी है। जो आपकी कैलकुलेटर एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब जब भी आप इसको डिफरेंट टाइम यूज करते हैं, क्या आपको वहां पर डिफरेंट इंटरफेस चमकता है? नहीं। आप उसे आज यूज कीजिए, चाहे फिर उसे कल यूज कीजिए, चाहे फिर परसों यूज कीजिए, यानी कि आप उसे फर्दर 1 साल बाद भी यूज कीजिए, तो वहां पर आपको इंटरफेस क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। जो आपका एडिशन और मल्टीप्लाई करने का तरीका आज है वही आपके लिए कल होगा। यहाँ पर क्या है, आपका जो सिस्टम वो कैसा है, आपका स्टैटिक्स है। तो इसके एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, सिंपल कैलकुलेटर ऐप, एक सिंपल कैलकुलेटर का ऐप दैट परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन, जो आपके बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा। आपके बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, आपको किसी भी नंबर को ऐड करना हो, या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो, या फिर मल्टीप्लाई करना हो, या फिर डिवीजन करना हो, ये सब क्या है आपके बेसिक फंक्शन विद अ फिक्स यूजर इंटरफेस, यानी कि उसका यूजर का इंटरफेस कैसा रहेगा, आपका फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इन बेसिक फंक्शन को आज यूज कर पा रहे हैं तो आप इन्हें कल यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप कल यूज करेंगे इसके लिए आपको डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर कैसा एनवायरमेंट है आपका फिक्स्ड, कैसा है आपका फिक्स्ड है। द एप्स फीचर्स एंड लेआउट रिमेन द सेम एवरी टाइम यू यूज, यानी कि जो ऐप के फीचर्स हैं और जो लेआउट है वो हमेशा सेम रहेगा जब भी आप उसे यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया हो कि आप स्टैटिक सिस्टम किन्हें कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपका डायनेमिक सिस्टम। ये नेचर के बेस पर आपका सेकंड टाइप से क्या है आपका डायनेमिक सिस्टम, यानी कि डायनेमिक सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जो एक्सेप्ट कर सकते हैं किसके चेंजेस को, किसको चेंजेस, यानी कि वे सिस्टम जो क्या करते हैं अपने अंदर चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वे सिस्टम क्या कहलाते हैं आपके डायनेमिक सिस्टम कहलाते हैं। और जो आपके डायनेमिक सिस्टम होते हैं उनका आउटपुट डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपकी करंट वैल्यू के ऊपर तो डिपेंड करेगा, साथ में इसकी प्रीवियस यानी कि जो उसके पास्ट में इनपुट क्या थी इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, यानी कि आपके पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कौन, आपका डायनेमिक सिस्टम्स। और जो आपके डायनेमिक सिस्टम्स होते हैं वो आपके फिजिकली रिलायबल नहीं होते हैं, ठीक है। डायनेमिक मींस कैपेबल ऑफ चेंजिंग, यानी कि जिसके अंदर क्या है कुछ भी चेंजेस किया जा सके, वे सिस्टम कैसे हैं आपके डायनेमिक सिस्टम है। द आउटपुट में भी वेरिएबल, जो आपका आउटपुट क्या होगा वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसको वैल्यू को हम बार बार चेंज कर सके। आउटपुट डिपेंड, जो आपका आउटपुट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट, यानी कि जो आपका इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू क्या है और उसकी पास्ट वैल्यू क्या थी उसके ऊपर क्या है आपका आउटपुट डिपेंड करता है किसका, डायनेमिक सिस्टम। अ डायनेमिक सिस्टम इज नॉट फिजिकली, यानी कि ये आपके डायनेमिक सिस्टम रहते हैं आपके फिजिकली नहीं। अब एग्जांपल समझ सकते हैं, वो एग्जांपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले मैं आपको एक रियल वर्ड एग्जांपल से समझा देता हूं। अब से पहले आप इंस्टाग्राम भी यूज कर सकते थे, ठीक है, और यूट्यूब भी पहले से यूज करते थे। जैसे जैसे यूजर ने उसको यूज किया तो उससे पहले ना कुछ टाइम पहले एक टिकटॉक चलता था। टिकटॉक स्पेशली किसके लिए था, आपका शॉर्ट्स वीडियो के लिए था, ठीक है। अब जो आपका एप्लीकेशन है ये आपका शेड्यूल तो है नहीं, ये दोनों क्या है आपके डायनेमिक है। इन्होंने देखा जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ तो इन्होंने क्या किया, अपने अंदर एक चेंज को एक्सेप्ट किया, यानी कि इंस्टाग्राम ने भी, फेसबुक ने भी और यूट्यूब ने भी क्या है अपने अंदर एक नया फीचर ऐड कर दिया, किसका, आपका शॉर्ट वीडियो। तो इससे क्या हुआ कि ये जो एप्लीकेशन आपका एप्लीकेशन कैसा हो गया, वहां पर डायनेमिक हो गया, यानी क्या है उसने यूजर की प्रेफरेंस के बेस पर क्या किया है, अपने आप को क्या किया वहां पर अपडेट किया। यानी कि जैसे कोई नया ट्रेंड आएगा या फिर यूजर प्रेफरेंस बढ़ेगी तो इसके हिसाब से यदि आप किसी भी एप्लीकेशन में क्या है मॉडिफाई कर पा रहे हैं तो वो सिस्टम आपका कैसा होगा, आपका डायनेमिक सिस्टम होगा, ठीक है ना। अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर द कंटेंट एंड यूजर इंटरफेस चेंज बेस्ड ऑन द यूजर प्रेफरेंस, इंटरेक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रेंड्स, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहां पर ऐसे होते हैं जहां पर आपको कंटेंट एंड जो आपका यूजर का इंटरफेस है वो चेंज होता रहता है, किसके बेस पर, यूजर प्रेफरेंस, यानी कि यूजर एक्चुअल में चाहता क्या है। जैसे ही आपका टिकटॉक बंद हुआ तो यूजर को शॉर्ट वीडियो देखने की आदत पड़ गई थी। एक्चुअल में आप भी बहुत ज्यादा इस समय शॉर्ट्स वीडियो देखते होंगे, ज्यादातर टाइम अपना शॉर्ट्स पे निकाल देते होंगे, कहते होंगे केवल हमें 5 मिनट देखनी, लेकिन 5 मिनट की जगह 15 से 20 मिनट तक शॉर्ट वीडियो देखने में ही निकाल देते होंगे। तो यदि आप भी शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो शॉर्ट वीडियो मत देखा करिए, क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट करती है, ठीक है। तो ये इसी के लिए मैं कंसेप्ट इसी में बता रहा हूँ कि डायनेमिक सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो समय के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, किसके बेस पे होते हैं, वो यूजर प्रेफरेंस, जो यूजर की प्रेफरेंस है उसके बेस पे, या फिर इंटरेक्शन, यूजर का इंटरेक्शन कैसा है उसके बेस पर, या फिर जो आपका एक्शनल ट्रेंड चल रहा है उसके बेस पर क्या है अपने आप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आपके डायनेमिक सिस्टम कहलाते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा
कि आपका स्टैटिक सिस्टम कौन से हैं, डायनेमिक सिस्टम कौन से हैं, ओपन सिस्टम कौन से हैं, क्लोज सिस्टम कौन से हैं। ठीक है, आपको बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी पता लग गया हो क्या कंसेप्ट है, उसकी नीड भी पता लगी होगी कंसेप्ट क्या है। तो यदि आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी आप सबसे पहले हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके सेमेस्टर की सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी। यहाँ पर आपके थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं बिल्कुल भी कोई भी चार्जेस आपने नहीं लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सब कुछ कंटेंट फ्री में आपको प्रोवाइड कराया जाता है। एटलीस्ट आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड कराना। और यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अब टेलीग्राम चैनल कहाँ पर मिलेगा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना है, वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा। आप लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।